तक हमने चैप्टर 1 और सिलेबस कवर किया है। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ये के स्टार्ट में आप देख सकते हैं एक सुभाषित यानी वाइस सेइंग कुछ अच्छा यहाँ पर लिख कर दिया गया है। चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। छाया मनयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलानेऽपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका मतलब क्या है कि ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ धूप में खड़े रहते हैं इतनी गर्मी में, फिर भी वे अपनी छाया दूसरों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनका जो फल होता है पेड़ों का वो भी दूसरों के लिए होता है। वो खुद अपनी छाया थोड़ी यूज करते हैं, ना ही अपने फल खाते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। ऐसे ही पेड़ की तरह ही अच्छे लोग जो होते हैं वो खुद दुख सहकर, हार्डशिप मतलब तकलीफ, खुद तकलीफ सहकर दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। वेलफेयर मतलब भलाई। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। उनके पास जो होता है, जो उन्होंने कमाया होता है, वो अपना सब कुछ दूसरों को दे देते हैं या दूसरों पे खर्च कर देते हैं। सो ये बहुत प्यारी लाइनें थी जिसमें पेड़ को एक अच्छे इंसान के साथ कंपेयर किया गया है और दोनों की खासियत बताई है कि वो अपने लिए कुछ ना करते हुए दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। अब चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। सो इट इज अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल बारिश हुई थी और आज कितना सुहाना सा मौसम है। सुबह सुबह की बात ये यहाँ पर हो रही है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, जिन्हें अंकल भी कह रहे हैं बच्चे, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। साइंस की जो टीचर है मैडम सुलेखा, उन्होंने डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को यानी अंकल को इनवाइट किया है स्कूल में। क्यों? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। वो लोग नेचर में एक वॉक करने वाले हैं, मतलब प्रकृति में भ्रमण करने वाले हैं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट फैसिलिटेट करना मतलब किसी चीज को आसान बना देना, ठीक है। सो उस नेचर वॉक को आसान बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया गया है स्कूल में, साइंस टीचर ने बुलाया है। Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. डॉक्टर रघु क्या है? साइंटिस्ट हैं और मनीराम चाचा पास के ही कम्युनिटी में रहते हैं। कम्युनिटी मतलब लोगों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा बहुत सारी बर्ड्स की आवाज को मिमिक कर लेते हैं। मिमिक करना मतलब नकल करना, कॉपी कर लेते हैं। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. और वो बहुत अच्छे से किसी भी वैरायटी के प्लांट और एनिमल को जान जाते हैं। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. डॉक्टर रघु बच्चों को नेचर वॉक पे ले जाने से पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं और उन सबको बता देते हैं कि ये नेचर वॉक का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है कि वो ब्यूटी जो है नेचर की, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देख सके और एनिमल और प्लांट्स की कितनी सारी वैरायटी होती है, वो कितने तरीके के होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं नया सब कुछ जानने के लिए। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर बच्चों को कहती है कि वो अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें और एक वाटर बॉटल रखें। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे जैसे वो लोग चलने लगे उनको कितने सारी तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स दिखने लगे अपने आसपास। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट्स to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बच्चों को एडवाइस किया कि आपको कहाँ पर कैसी स्मेल आ रही है वो भी ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है, और किसी भी क्रिएचर यानी कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है, प्राणी है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, चुपचाप अपना ऑब्जर्वेशन करना है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स डू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मनीराम चाचा ने कहा सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को देखना ही नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं तो उनको भी आपको केयरफुली सुनना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स किसी भी क्रिएचर
क्रिएचर यानी कोई भी जो लिविंग क्रिएचर है, प्राणी है, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, चुपचाप अपना ऑब्जर्वेशन करना है। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स, डू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मनीराम चाचा ने कहा सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को देखना ही नहीं है, बल्कि अगर आपको कोई अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं तो उनको भी आपको केयरफुली सुनना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स देखते हैं, घास देखते हैं, झाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी देखते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। बच्चे इतनी सारे पेड़ों की वैरायटी के अलावा देखते हैं कि कितनी सारी बर्ड्स बैठी हुई हैं डालियों पर, बटरफ्लाई यानी तितलियां घूम रही हैं इधर उधर फूलों पर, और मंकीज यानी बंदर जंप कर रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया वो उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा और बाद में डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस किया। फिर दिया है द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। चर्पिंग मतलब होता है चहचहाहट, चिड़िया जो चहचहाट करती है, ची 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 की आवाज करती है, वो बच्चे वो भी सुन पा रहे थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक चर्प। डॉक्टर रघु कहते हैं हर चिड़िया की अपनी एक यूनिक चहचहाट होती है, अलग एक आवाज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। यही प्रकृति की डाइवर्सिटी को दिखाता है। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी विविधता, मतलब एक जैसी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने चाचा मनीराम को कहा कि आप कुछ बर्ड्स की आवाज को नकल करिए। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा ने बहुत सारी बर्ड्स की आवाजें निकाली। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और बच्चे भी खुश होकर उनकी कॉपी करने लगे। और ये बच्चा बोल रहा है वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओन यूनिक चर्प। ये बच्चा कह रहा है कि कितना अमेजिंग है ये जानकर कि सभी चिड़ियाओं की कैसी अलग अलग आवाज होती है। Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teacher। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है ऐसे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को अपने आसपास? अगर किया है तो आप अपने टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नाउ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या है डाइवर्सिटी, मतलब कितनी विविधता है प्लांट्स में और एनिमल्स में जो हमारे आसपास रहते हैं। तो इसको हम कैसे जानेंगे? एक्टिविटी करेंगे, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। जो आसपास में कोई भी पार्क या जंगल हो वहां आप टीचर के साथ जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व, यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स and other animals। Also note the weather conditions, whether it is hot, cold, windy and so on। मतलब आप जब बाहर जाएंगे तो आप कितने तरीके के प्लांट देखते हैं, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े देखते हैं, बर्ड देखते हैं, ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस वेदर में आप गए हैं। वेदर यानी कि उस समय मौसम कैसा है, ठीक है, गर्मी है, ठंडी है या हवा चल रही है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप जो पत्ते वहां गिरे हुए हैं वो उठा सकते हैं या फूल उठा सकते हैं, तोड़ना नहीं है, जो गिरे हुए हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रैप बुक बना सकते हैं। स्क्रैप बुक होता है हम लीव्स, फ्लावर्स या किसी भी चीज के सीड्स इनको पेस्ट करते हैं एक नोटबुक में ताकि हम कुछ कलेक्शन कर सकें, उसको हम स्क्रैप बुक बोलते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। ensure that you do not disturb the plants and animals in the park। do not pluck leaves and flowers। ये मैंने आपको पहले ही बताया। नेचर को आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, फूल पत्ते ये सब आपको तोड़ने नहीं है, और कोई भी एनिमल या प्लांट है तो उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना। ओके, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप जमा कर रहे हैं वो टेबल 2.1 में फिल करनी है कि किसी भी प्लांट की स्टेम कैसी थी, लीव्स कैसी थी, फ्लावर्स कैसे थे, इन सब के बारे में। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1।
तो चलिए पहले फिगर 2.1 देख लेते हैं। इसमें फूल दिए हुए हैं, घास दी हुई है, ग्रास, फिर तुलसी, होली बेसल, तुलसी के पत्ते दिए हुए हैं, हिबिस्कस यानी गुड़हल का जो फूल होता है वो दिया हुआ है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स, प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स के बारे में। तो कैसे हम इस टेबल को फिल करेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। चलिए इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में करते हैं, क्योंकि तो हम सीरियल नंबर यानी नंबरिंग करेंगे, लोकल नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नाम क्या है वो देखेंगे, स्टेम कैसी है उसकी, सॉफ्ट है या थिन है ये देखेंगे कि हार्ड है, फिर लीव्स का शेप क्या है, अरेंजमेंट क्या है, फिर फ्लावर्स उस प्लांट में है या नहीं वो देखेंगे, और कोई अदर ऑब्जर्वेशन है या फीचर्स हैं तो वो लिखेंगे। जैसे पहला यहाँ दिया है कॉमन ग्रास, नॉर्मल जो घास होती है यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और पतली होती है, थिन होती है ना। और लीव्स इसमें कैसे होते हैं? अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। जो घास होती है उसमें एक एक पत्ते ही होते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। घास में फ्लावर्स नहीं होते हैं और इनके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऐसे ही तुलसी, बेसिल का अगर हम प्लांट देखें तो इसकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है एंड थिन होती है, पतली होती है लेकिन हार्ड होती है ना। और लीफ अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, हर जगह पर दो दो लीव्स का पेयर होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। और इसके फ्लावर कैसे होते हैं? पिंकिश पर्पल फ्लावर होते हैं, देख सकते हैं आप इमेज में। डार्क एंड लाइट ग्रीन लीव्स, ये अलग ऑब्जर्वेशन मैंने लिख दिया कि पत्ते कुछ तो डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ लाइट ग्रीन होते हैं। नेक्स्ट है हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल, अभी हमने देखा था इसकी स्टेम हार्ड होती है और इसकी जो लीफ है, अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर एक पत्ता इधर और एक पत्ता इधर, इस तरीके से पत्ते ग्रो होते हैं हिबिस्कस के प्लांट में। इसमें फ्लावर रेड होते हैं और पिंकिश कलर के होते हैं, थोड़े थोड़े पिंक थोड़े थोड़े रेड, है ना। एनी अदर ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे स्मॉल एंड बिग प्लांट। गुड़हल का जो फूल होता है इसका प्लांट बहुत छोटा भी होता है, कभी कभी मैंने देखा कि बड़ा भी होता है, ऐसा जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो लिखेंगे। फिर नीम, ये इसकी जो स्टेम होती है, नीम का तो पेड़ होता है, ट्री होता है, तो हार्ड और थिक स्टेम होती है और इसके पत्ते एक पतली सी डंडी में इस तरीके से दोनों तरफ अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर व्हाइट स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, इस तरीके से जो नीम के फूल होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। फिर लीव्स विथ स्मूथ सरफेस, यहाँ पे एक अलग ऑब्जर्वेशन है कि इसके पत्ते स्मूथ सरफेस होता है उसका, बहुत प्लेन होते हैं। फिफ्थ है अनदर, कोई सा भी एक और लिखना है तो लेट्स से मैंने रोज का प्लांट लिखा, इसकी स्टेम हार्ड होती है और अ सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्टेम, और इसमें भी एक पत्ता इधर और एक पत्ता इधर ग्रो होता है। और इसमें फ्लावर्स के मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड भी होता है, व्हाइट भी, येलो भी, ब्लैक भी, तो इसमें मैंने लिख दिया मैनी कलर्स। और एक अलग ऑब्जर्वेशन इसका ये है कि इसमें कांटे होते हैं, हैव थॉर्न्स, है ना, आप देख सकते हैं इमेज में। हमने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखा। आगे दिया है व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, जो भी आपने प्लांट्स अभी ऑब्जर्व किए उसमें क्या सेम है और क्या अलग है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर्स, बहुत बहुत अलग अलग वैरायटीज हैं सब में, कोई टॉल है, शॉर्ट है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट स्टेम है, फिर डिफरेंट शेप्स हैं लीव के, उनके अरेंजमेंट लीव के, देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑन और ब्रांचेस ये अलग अलग हैं। फ्लावर्स वरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, फ्लावर्स जो है हर प्लांट के वो अलग है कलर में, शेप में, सेंट यानी खुशबू में, है ना। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स you observed during this walk or from your previous experiences. Record the places where they live, the food they eat, and the way they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. अभी हमने प्लांट्स के बारे में देखा, अब अगले टेबल में हमें एनिमल्स के बारे में ऐसे ही इंफॉर्मेशन देनी है। तो जैसे यहाँ आप टेबल देख सकते हैं, इसमें हम ऑब्जर्वेशन फिल करेंगे, पार्ट्स में देखेंगे। नेम क्या है? लोकल नेम क्रो यानी कौआ। प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं? ट्री यानी पेड़ पे। फूड दे ईट, क्या खाते हैं? इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, कैसे चलते हैं? सो फ्लाई, उड़ते भी हैं, एंड वॉक, चलते भी हैं, है ना। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, कुछ और ऑब्जर्वेशन है कौए के बारे में, क्रो के बारे में। कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया है उस वक्त कौआ अपनी चोंच में, बीक में एक तिनका लेके उड़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से क्रो के बारे में हुआ। अब एंट,
एंट यानी चींटी। सो नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, ये कहाँ रहती है? मिट्टी में होल बनाकर, जिसको बरो बोलते हैं, इसमें नेस्ट बनाकर रहती हैं। खाती क्या है? लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, बीज खाती हैं, पत्ते खाती हैं या कीड़े मकोड़े खाती हैं। द वे दे मूव अराउंड, कैसे वो मूव करती हैं? तो वॉक वॉक करती हैं। और अदर ऑब्जर्वेशन है, हैव 6 लेग्स, इनके 6 पैर होते हैं, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम खुद करते हैं। तो यहाँ पर काव दिया है, तो काव कहाँ रहती है? शेड में। इस तरीके से शेड बनी होती है। क्या खाती है? ग्रास एंड लीव्स। और मूव कैसे करती है? तो वॉक करती है। अदर ऑब्जर्वेशन है कि गिव मिल्क, दूध देती है। फिर एक लास्ट हम खुद करते हैं। मंकी, बंदर, कहाँ रहता है? पेड़ पे, ट्री। खाते क्या है? फ्रूट्स। और मूव कैसे करते हैं? जंप एंड वॉक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं या फिर चलने का भी काम करते हैं। और एक अलग ऑब्जर्वेशन क्या है? मिमिक द एक्शन, जो भी आप एक्शन उनके सामने करेंगे वो ट्राई करते हैं कि उसको मिमिक कर सके। मिमिक यानी नकल कर सके। आगे है, व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2। अब एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं? So you would have observed that some animals live on land while some others live on tree, birds live on tree, fish live in water and some animals like frog live on land as well as in water. So हमने देखा कि कुछ animals पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। अगर हम मछलियों की बात करें, फ्रॉग एक ऐसा जानवर है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है ना। एनिमल्स ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ फूड्स दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, इनका चलने का, खाने का भी अलग अलग तरीका होता है। Sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feather from animals. Write all the details you have gathered about them. आपको एक स्क्रैप बुक रेडी करनी है, जो भी प्लांट एनिमल्स आपने देखे हैं वो ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, या फिर लीव्स, फ्लावर्स जो भी आपने देखे उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो भी लिखना है। तो इंफॉर्मेशन तो अभी हमने फिल की, वैसे ही लिखेंगे। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant or animals that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. तो हमने कुछ नए प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑलरेडी टेबल में ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो और भी प्लांट्स और एनिमल्स को अपने रास्ते में, जब आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। ठीक है। अब स्क्रैप बुक में आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से, जैसे बर्ड देखी तो बर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, डॉग देखा डॉग ड्रॉ कर सकते हैं, एंट देखी चींटी तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और जो भी आपने ड्राई लीव्स कलेक्ट किए हैं तो इस तरीके से लीव्स को पेस्ट करके और किस पेड़ का वो पत्ता है उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से फ्लावर्स अगर आपने लिए हैं, नीचे से गिरे हुए लीव्स लिए हैं, तो इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। और ट्री भी ड्रॉ कर सकते, जिस भी पेड़ को आपने ऑब्जर्व किया तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही आप अपनी स्क्रैप बुक रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आईज फॉर 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much. आपको 30 सेकेंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। कोई भी एक प्लांट या एनिमल के बारे में सोचना है जो भी अभी तक आपने ऑब्जर्व किया उनमें से, है ना, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पे आपको सभी को जो भी आपने एनिमल या प्लांट सोचा उसको ड्रॉ करना है। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने उस प्लांट या एनिमल के बारे में जाना समझा, वो बताना है। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आप देखेंगे कि कितने सारे बच्चों ने कितने सारे तरीके के प्लांट और एनिमल्स ड्रॉ किए, है ना, ब्लैक बोर्ड पे। सो डू यू थिंक दैट देयर मे बी many more varieties of plants and animals other than those drawn on board? तो क्या आपको लगता है कि जो बोर्ड पे बच्चों ने ड्रॉ किए हैं एनिमल्स और प्लांट्स, इनके अलावा और भी वेराइटीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की? यस, ऑफ कोर्स, बहुत सारी वेराइटीज हैं, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, हमने तो कुछ ही ऑब्जर्व किए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region. बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के उसी ग्रुप को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं।
ओके। सो जैसे एक जगह पर आप बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हैं, इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो ये सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ओके। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। एक बायोडाइवर्सिटी में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, सबका एक रोल होता है, सबकी एक भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड एनिमल्स, है ना। पेड़ क्या करते हैं, खाना देते हैं, फूड देते हैं, या फिर रहने की जगह देते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को। और एनिमल्स बदले में क्या करते हैं, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट एंड सो ऑन। एनिमल जब खाना खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो उनके बीज इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नए प्लांट्स ग्रो होते हैं, है ना। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? क्या आप ऐसे कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इससे पता चलता है कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी में एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। सो एक एग्जाम्पल है, जैसे ट्री गिव्स ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको। सो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। सो इस तरीके से एक दूसरे पे ये लोग डिपेंड होते हैं। सो विद एनिमल्स, हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं? सो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन द ग्रुप? वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग? आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को कैसे कैटेगरी बनाते हैं, कैसे बांटते हैं बैग में रखते वक्त? क्या आपको ऐसे जब आप अरेंज कर लेते हैं तो आपको इजी होता है अपनी बुक्स नोटबुक्स को फाइंड आउट करने में या ऑर्गेनाइज करने में? यस। कभी कभी हम ऐसे रखते हैं कि छोटी बुक्स आगे रख ली, बड़ी बुक्स पीछे रख ली। फिर कभी ऐसे रखते हैं कि मैथ्स की नोटबुक, मैथ्स की बुक एक तरफ रख ली, फिर साइंस की नोटबुक, साइंस की बुक एक साथ रख ली, है ना। तो कितने तरीके से हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. हमने अभी तक बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरीज को पार्ट 1 में देखा है, राइट। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटीज हमारे आसपास रहते हैं। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। इनके बीच में जो सेम चीजें हैं, जो अलग चीजें हैं, इस बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप बनाना है और देखिए क्या करना है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, newspapers, charts and other sources. Paste each of these pictures on different card. आपको एनिमल्स और प्लांट्स के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं पुराने मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और उसको कट करके एक कार्ड पे पेस्ट करना है, ठीक है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। आपको अपनी क्लास के सभी बच्चों को 5 5 6 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाकर और बांट देना है पूरी क्लास को। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। फिर सारे कार्ड्स को आपको मिक्स करने हैं। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। फिर देखिए कि हर कार्ड पे जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स बने हुए हैं, इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। कैसे स्टेम है, कैसे लीव्स हैं, कैसे फ्लावर हैं, या एनिमल है तो कहाँ पर रह रहा है, पानी में रह रहा है कि पेड़ पे रह रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। हमने पिछले पार्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स के फीचर्स हमने फिल किए थे दोनों टेबल में, वो आपको रिकॉल करना है। तो आप ऑफ कॉमन फीचर, फिर इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे और जो भी कॉमन फीचर है, जो भी कॉमन चीज है, उस बेसिस पे आप इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग्स यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। किस प्लांट को, किस एनिमल को कैसे ग्रुप किया है, ये आप दूसरे ग्रुप्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। You will be surprised to see that the bases used by different groups may vary. आप देखेंगे कि सभी ग्रुप्स ने कैटेगरीज अलग अलग बना रखी हैं। What do you think are the reason behind it? क्या रीजन हो सकता है कि सबने अलग अलग तरीके से चीजों को बांटा है? Different students might have chosen different common features for the grouping. अलग अलग बच्चों ने अलग अलग grouping की कैटेगरी चुनी होगी। For example, some students may have chosen the height of the plant as the basis for grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे बांटा हो पेड़ों को कि कौन सी हाइट में बड़े हैं, कौन सी हाइट में छोटे हैं, या फिर किस में फूल आते हैं, किस में फूल नहीं आते हैं। तो इस तरीके से सेम प्लांट्स को अलग अलग किया हो। सो यहाँ दिया हुआ है सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कुछ कैटेगरी या क्राइटेरिया हो सकते हैं जिस बेसिस पे आप ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, कि इस प्लांट में फूल है, इसमें
में नहीं है। इस बेसिस पे हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, स्टेम कैसी है, उसकी तना कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। ईटिंग हैबिट्स, अगर एनिमल को आप बांट रहे हैं तो आप देखेंगे कौन से एनिमल क्या खाते हैं, फिर प्लेस दे लिव और कौन कहाँ पर रहता है, तो इस बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आगे पूरी एक एक्सरसाइज है, हम देखेंगे ग्रुपिंग कैसे करते हैं। अभी बस आपके समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। आपका जो ग्रुप है उसने हो सकता है इस तरीके से बांटा हो कि ये एनिमल फ्रूट्स खाते हैं, ये एनिमल पेड़ पे रहते हैं, ये एनिमल इस तरीके से पैरों से चलते हैं, कुछ उड़ते हैं जैसे बटरफ्लाई है, राइट। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज बना सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ये जो हम ग्रुपिंग चीजें कर रहे हैं कि हम इसको इस ग्रुप में डाला, इसको इस ग्रुप में डाला, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये। सो ग्रुपिंग मेक्स इट easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences। ग्रुपिंग करने से आसान हो जाता है चीजों को समझना। एक तरीके के प्लांट एक जगह अगर होंगे तो हम समझ पाएंगे कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है और डिसिमिलैरिटीज मतलब अलग इनमें क्या क्या है, राइट। You will learn about the importance of grouping in our daily lives in chapter materials around us। इसी टेक्स्ट बुक में आपको एक चैप्टर दिया हुआ है materials around us, इसमें आप ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस और अच्छे से जानेंगे। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। तो हम ग्रुपिंग सीख रहे हैं, तो ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंस है अभी तक हमने ये जाना। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स को कैसे ग्रुप करते हैं, फिर देखेंगे एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो पहले हम प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। You must have noticed that plant shows variation in the features related to stems, leaves, flowers, and more. The stems of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the leaves vary in shape, color, size, and arrangement. You might have tried grouping the plant in activity 2.3 using one of these features. देखो, अभी आपको जो एक्टिविटी दी थी उसमें प्लांट्स को ग्रुप करना था। सो प्लांट्स में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, उनके स्टेम हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, लीव्स किसी भी शेप की हो सकती है, किसी कलर की हो सकती है, ऐसे ही फ्लावर्स भी, है ना। तो अभी आपने ग्रुपिंग की, अब यही आगे दिया। यू माइट हैव आल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs and trees based on their height and types of stem। हमने पिछली क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि पेड़ों को या प्लांट्स को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, हर्ब्स की कैटेगरी में, श्रब्स और ट्रीज की कैटेगरी में। ये किस बेसिस पे हम बांटते हैं, इनकी हाइट के बेसिस पे और स्टेम के बेसिस पे कि इनका तना कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इस बेसिस पे इन तीन कैटेगरी में हम बांटते हैं प्लांट्स को। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। अब हम प्लांट्स के फीचर्स को और अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम ग्रुपिंग करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ग्रुप। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक। आपको एक नेचर वॉक पे जाना है, जैसा कि स्टार्टिंग में साइंस वाली मैम बच्चों को लेकर गई थी इस चैप्टर के, है ना। आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा। लुक क्लोजली at the heights of different plants। Are these plants shorter than you, as tall as you, or taller than you? आप प्लांट्स की हाइट को ऑब्जर्व कीजिए। क्या जो आप प्लांट ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी हाइट आपसे बड़ी है या आपके बराबर है या आपसे छोटी है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, फिर उसके स्टेम देखिए, तने को देखिए कि वो ब्राउन कलर की है कि ग्रीन कलर की है। उसको टच करिए एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। और उसको फिर टच करके उसको बेंड करने की, मोड़ने की कोशिश करिए, आराम से, आपको तोड़ना नहीं है। कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इज इट स्टिफ, क्या आप उस स्टेम को आसानी से मोड़ पा रहे हैं या वो स्टिफ है। स्टिफ मतलब बहुत हार्ड है। टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। आपको ये सब बहुत सावधानी से करना है, पेड़ की जो स्टेम्स है वो टूटनी नहीं चाहिए। ओके, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स अराइज। फिर देखो कि जो पेड़ की डालियां हैं, पौधे की जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, वो कहाँ से निकल रही हैं। एंड दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, बिल्कुल जमीन के पास है वहीं पर उसकी बाकी ब्रांचेस निकल रही है या थोड़ा ऊपर ग्रो होने के बाद। सो ये सब हम समझेंगे और लिखेंगे। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी डन। कैसे करना है ये सब हम अगले टेबल में समझते हैं, जहां पे हमें ये ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। ओके, सो सीरियल नंबर, नेम ऑफ प्लांट्स, हाइट, शॉर्ट है, मीडियम है या टॉल है। फिर नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम कैसा है, ग्रीन और ब्राउन है, टेंडर या हार्ड है, टेंडर मतलब नाजुक सा, है ना, कमजोर, थिक है या थिन है, मोटा है या पतला है स्टेम, है ना। फिर अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस जो है, डालियां जो है, क्लोज टू द ग्राउंड है मतलब जमीन के पास है या हायर अप ऑन द स्टेम है या ऊपर जाकर है। नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, किस कैटेगरी में आता है प्लांट के, वो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। तो पार्ट्स में इसको देखते हैं। पहला है मैंगो। मैंगो का पेड़ यहाँ है, देखो इसकी हाइट कैसी है, टॉल,
लंबा होता है। स्टेम कैसी है? ब्राउन, ब्राउन कलर की है, हार्ड है और थिक है, मोटी भी है ना। अब इसकी डालियां कहाँ है? क्लोज टू द ग्राउंड, हायर अप ऑन द स्टेम। जमीन के पास है या ऊपर है? स्टेम पे। तो स्टेम पे है, ऊपर जाकर, है ना, डालियां बहुत ऊपर है। अब ये किस कैटेगरी में आता है? तो ट्री की कैटेगरी में आता है। फिर है रोज। रोज मीडियम हाइट है इसकी, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। ब्राउन कलर की इसकी स्टेम होती है, हार्ड होती है और ये थिन होती है, पेड़ जैसे, जैसे अभी हमने आम के पेड़ का देखा उतनी थिक नहीं होती है, राइट। और इसकी जो डालियां होती हैं ग्राउंड के बिल्कुल पास। फिर ये श्रब कैटेगरी में आता है। ट्री जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनको कहते हैं, श्रब इस तरीके के प्लांट्स को कहते हैं। फिर है टमेटो। टमेटो शॉर्ट प्लांट में आता है। इसकी जो स्टेम है देखो नीचे ग्रीन कलर की दिख रही है ना, इसका तना ग्रीन कलर का है। फिर टेंडर है, टेंडर यानी नाजुक है, आप इसको बेंड करोगे तो टूट जाएगी इसकी स्टेम, है ना। और थिन है, पतली है। और इसकी जो डालियां हैं ये जमीन के पास ही निकल रही हैं, बिल्कुल ऊपर बहुत ग्रो करने के बाद नहीं निकल रही, तो यस। और ये हर्ब कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आता है? हर्ब। अब दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। हिबिस्कस, ये जो गुड़हल का फूल था, ये शॉर्ट इसकी हाइट है, ब्राउन कलर की स्टेम है। स्टेम इसकी हार्ड होती है लेकिन थिन होती है, पतली होती है। ये ग्राउंड के पास ही इसमें ब्रांचेस निकल जाते हैं और ये श्रब कैटेगरी में आता है। फिर कोकोनट, ये ट्री की कैटेगरी में आता है ना, पेड़ है ये, टॉल होता है, इसकी स्टेम ब्राउन है, हार्ड है और थिक है। और कोकोनट ट्री में तो ब्रांचेस होती ही नहीं है, न जमीन के पास होती है ना बहुत ऊपर जाकर होती थी। दोनों बॉक्स हम खाली छोड़ देंगे या क्रॉस लगा देंगे, ओके। फिर आगे हम देखते हैं व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इन सब के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? फिल किया, उस बेसिस पे आप कैसे कैटेगरी बांटते हैं कि ट्री है कि श्रब है कि हर्ब है। सो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत बड़े ग्रो करते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। इनकी स्टेम हार्ड होती है, थिक होती है, ब्राउन कलर की होती है और वुडी, लकड़ी जैसा रहता है, बहुत मजबूत। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम। इनकी जो ब्रांचेस जनरली क्या होता है, बहुत ऊपर स्टेम बढ़ जाती है, उसके ऊपर जाके ब्रांचेस निकलती हैं एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, यहाँ आप देख सकते हैं ट्री, इसकी स्टेम कितनी मजबूत है और ब्रांचेस ऊपर जाकर हैं, जमीन के पास नहीं है। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ प्लांट में। पहला हमने देखा ट्री। फिर आगे दिया हुआ है सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। कुछ प्लांट्स ट्री की तरह टॉल नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी ब्राउन तो स्टेम होती है लेकिन ये जमीन के पास ही इनकी ब्रांचेस होने लग जाती हैं, राइट। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज स्टेम ऑफ ट्री। इनकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन ट्री जितनी हार्ड नहीं होती। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इन्हें हम श्रब्स कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब, okay. Then some plants are typically small with soft and green stem. कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। दे आर नोन एज हर्ब्स। इनको हम हर्ब्स की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल टमेटो प्लांट इज अ हर्ब, okay. Then some plants with weak stem need support to climb and grow and are called climbers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं क्योंकि ये किसी के सपोर्ट लेके और ऊपर चढ़ जाते हैं। Some plants creep along the ground and are called creepers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जमीन पे ही फैलने लगते हैं, इनको हम क्रीपर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये कुछ क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल है, मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गार्ड, है ना। सो इस तरीके से ये जो पौधे हैं ये किसी न किसी सहारा लेकर और ऊपर चढ़ गए हैं, तो इन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंब करना, चढ़ना। क्रीपर यानी ये जमीन पे ही फैल गए हैं, जैसे वाटरमेलन का पौधा है, पंपकिन है, तो ये सब जमीन पे ही फैल जाता है, इसलिए हम इसको क्रीपर बोलते हैं। क्रीपर मतलब, क्रीप मतलब होता है रेंगना। अब what can be other features on the basis of which you can group plants? Let us perform another और कौन सा तरीका है जिस बेसिस पे हम प्लांट्स को बांट सकते हैं? तो चलिए आगे एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। Let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. नेचर वॉक में आपने जो भी ट्रीज देखे, ऑब्जर्व किए, उनके लीव्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, पत्तों को। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लीव? क्या सभी लीव्स के बीच में कुछ वेरिएशन है, कुछ अलग है? You may observe thin line on leaves of the plants. These are veins. ये जो आप लीव देख रहे हैं, इनके बीच में पतली पतली लाइनें हैं। इन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। The pattern of veins on the leaf is called venation. इन सभी वेन्स को आप साथ में रख दो तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो एक तरीके से देखने में एक जाल जैसा दिख रहा है, इसे हम वेनेशन कहते हैं। What
differences do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4a and 2.4b? तो यहाँ देखो leaves showing different types of venation, यहाँ leaves दिए हुए हैं, इसमें अलग अलग तरीके के venation है. So अब हम venation के types समझ लेते हैं. तो in some leaves you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. For example, leaves of hibiscus exhibit reticulate venation. Reticulate venation में बीच में लीफ के एक मोटी सी वेन होती है, मिडिल वेन के दोनों तरफ बहुत सारी पतली पतली वेन्स होती हैं और ये सब मिलकर एक जाल बनाती हैं जो आप इस तरीके से देख सकते हैं. इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल. दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. फॉर एग्जांपल, द लीव्स ऑफ banana plants and grasses exhibit parallel venation. Figure 2.4b and 2.4c. अब कुछ लीव्स में ऐसा होता है कि इस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी लीफ में, है ना. सो पैरेलल मतलब कहीं पे क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को. सो इस तरीके की जब पैरेलल लाइंस होती हैं लीव्स में तो हम उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. इसके एग्जांपल है बनाना लीफ और यहाँ ग्रास देख सकते हैं, तो इसमें सीधी सीधी वेन्स होती हैं. नाउ डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? जो ये वेनेशन है दो तरीके के हमने पढ़े, क्या आपको लगता है इस बेसिस पे हम प्लांट्स को बांट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं. यस. नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ प्लांट. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? हमने लीव्स के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैसे बांट सकते हैं ये देखा. अब हम रूट्स यानी जड़ की बात करते हैं. जड़ कितने तरीके के होते हैं पेड़ों के? सो यहाँ देखिए आप एक्टिविटी दी गई है. लेट अस फाइंड आउट. विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग. यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज. जहां पर जंगली पौधे उग जाते हैं थोड़े बहुत आपके घर के आसपास, वहां से आप एक पौधा ले सकते हैं. यूज अ खुरपी और ट्रावल. इस तरीके से मिट्टी खोदने का जो टूल होता है उसे कहते हैं खुरपी. केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट. टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट. आप मिट्टी को थोड़ी देर गीला कर देंगे और इस तरीके से जड़ के साथ छोटे छोटे पौधों को निकाल लेंगे आराम से, ताकि जड़ें जो है वो नुकसान ना पहुंचे उनको. वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम. अब आप उनकी जड़ों को धो दीजिए पानी से और फिर आपको देखना है जड़ का स्ट्रक्चर कैसा है. आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो. ऑब्जर्व करने के बाद आपने प्लांट को जहां से निकाला था आपको वहां पर उसे रीप्लांट कर देना है. नाउ व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू? अब आपको ये देखना है कि आपने जो भी प्लांट्स कलेक्ट किया उसमें क्या, उसके रूट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट शोन इन फिगर 2.5a एंड 2.5b? यहाँ दो जो प्लांट है इनके रूट्स में क्या डिफरेंसेस हैं. चलिए इसको हम देखते हैं और रूट्स के टाइप को समझते हैं. So observe carefully the roots of a mustard plant in figure 2.5a. The roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it. The main root is called taproot. Another example of a plant having taproot is hibiscus, observed by you in activity 2.1. देखिए यहाँ पर मस्टर्ड का एक प्लांट दिया हुआ है, इसकी रूट को आप ध्यान से देखिए. इसमें बीच में एक मेन रूट होती है और उससे छोटी छोटी रूट्स साइड में निकलती है. सो जो मेन रूट होती है उसको हम कहते हैं टैप रूट. ओके. टैप रूट का एक और एग्जाम्पल है हिबिस्कस का प्लांट, जो हमने पौधा देखा था गुड़हल का, उसकी भी जड़ ऐसी ही होती है जिसको हम टैप रूट कहते हैं. मेन जड़ के साथ बाकी छोटे छोटे रूट साइड्स में निकलती हैं. ये हो गया टैप रूट. सेकंड है द प्लांट इन फिगर 2.5b इज अ कॉमन ग्रास प्लांट. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट appears as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous root. सेकेंड टाइप होता है फाइब्रस रूट का. ये कैसी रूट्स हैं? जो प्लांट के बेस से बिल्कुल जहां प्लांट की ग्रीन ग्रीन लीव्स देख रहे हैं वहां खत्म हो रही है, जस्ट उसके नीचे से रूट्स स्टार्ट हो जाती हैं. इसमें कोई मेन मोटी रूट नहीं होती है, सारी पतली पतली थिन रूट्स होती हैं और ऐसा लगता है जैसे रूट्स का गुच्छा बना हुआ है, बंच बना हुआ है ना. सो इसमें रूट्स जो है प्लांट के बिल्कुल बेस से जहां प्लांट खत्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे से सारी रूट्स निकलती हैं. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, सभी रूट्स पतली पतली होती हैं और अपने आप में अलग अलग होती हैं. ठीक है, इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? क्या आपको लगता है जो हमने लीव्स के वेनेशन पढ़े रेटिकुलेट एंड पैरेलल और जो रूट्स के टाइप पढ़े टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, क्या इनमें कोई रिलेशन होता है? क्या ऐसे कोई प्लांट्स है जिनको शेयर करते हैं, सेम होते हैं इनमें ये? सो हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? कैसे हम जानेंगे? सो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस जस्ट रिलेट एंड एनालाइज और देखते हैं हमें क्या करना है इसमें. Collect sapling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden.
Examples of such plant can be lemongrass, marigold, सदाबहार, पेरीविंकल एंड अदर्स। आप कुछ इनमें से प्लांट्स जैसे मैरीगोल्ड, सदाबहार, इन सब के पौधे ले सकते हैं और इनकी लीफ और रूट को ऑब्जर्व करेंगे। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट एंड वेनेशन इन देयर लीव्स। आप उन पौधों को वापस से लगाएं, उससे पहले आप उनकी रूट्स को अच्छे से देखिए और लीव्स को अच्छे से देखिए और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। और नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया है वहां हमें लिखना है। सो देखिए टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है सीरियल नंबर लेमन ग्रास। नेम ऑफ द प्लांट लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में कैसी लीफ होती है, उसका वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है और रूट इसकी फाइब्रस होती है। ऐसे ही मैरीगोल्ड यानी गेंदे का जो फूल होता है, इसमें आप देखिए जो लीव्स हैं इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और रूट नीचे देखिए कैसी रूट है, फाइब्रस रूट है। राइट, सो हमने मैरीगोल्ड का देखा। ऐसे ही बाकी के प्लांट्स की आप रूट्स भी देखेंगे और लीफ में वेनेशन कैसा है, पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट वेनेशन है। अब आगे दिया है, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स। क्या आपको लीफ के वेनेशन में और प्लांट्स की जो रूट है इनके बीच में कोई रिलेशन दिखा। तो आगे रीड करते हैं और जानते हैं। अ सदाबहार प्लांट हैज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। इसके प्लांट में टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है इसकी लीफ में। अब आगे दिया हुआ है, लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। लेमन ग्रास की जो रूट्स होती हैं फाइब्रस होती हैं और लीफ में वेनेशन पैरेलल होता है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू। तो क्या जो बाकी की जो प्लांट है जिनमें पैरेलल वेनेशन है जिनकी लीव्स में, क्या उनमें भी फाइब्रस रूट होता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, वीट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव। सो वीट भी बिल्कुल लेमन ग्रास जैसा प्लांट है जिसकी रूट्स फाइब्रस हैं और इसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन है। तो यहाँ पर एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। जो प्लांट्स रेटिकुलेट वेनेशन वाले होंगे, जिनकी लीफ रेटिकुलेट वेनेशन वाली होगी, उनके रूट्स टैप रूट होंगे और जो पैरेलल वेनेशन वाले लीफ होंगे उनमें फाइब्रस रूट। अब आगे दिया है, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड्स ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, आर ऑल सीड्स सिमिलर। सो अब हम देखेंगे कि क्या लीफ वेनेशन के बेसिस पे रूट्स यानी कि टैप रूट और फाइब्रस रूट या फिर सीड्स, इनके बीच में कोई रिलेशन है। क्या सारे सीड सेम होते हैं, नहीं सारे सीड सेम नहीं होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, सीड कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंपेयर। में दिया है, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days। आपको चने और मकई के कुछ दाने लेकर पानी में भिगो देने हैं 2-3 दिन के लिए। रिमूव द सीड कोट of a chickpea. Now observe the structure of chickpea and maize seed. Are they similar or different? नाउ अब जब 2-3 दिन बाद आप सीड्स को पानी में से निकालेंगे तो किस तरीके से दिखते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, वो हम आगे पढ़ के समझेंगे। सो यू वुड नोटिस दैट चिकपीस पे रूट्स यानी कि टैप रूट और फाइब्रस रूट या फिर सीड्स, इनके बीच में कोई रिलेशन है। क्या सारे सीड सेम होते हैं, नहीं सारे सीड सेम नहीं होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, सीड कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंपेयर। में दिया है, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days। आपको चने और मकई के कुछ दाने लेकर पानी में भिगो देने हैं 2-3 दिन के लिए। रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड। आर दे सिमिलर और डिफरेंट। नाउ अब जब 2-3 दिन बाद आप सीड्स को पानी में से निकालेंगे तो किस तरीके से दिखते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, वो हम आगे पढ़ के समझेंगे। सो यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 parts, फिगर 2.6a। ईच पार्ट इज कॉल्ड cotyledon. Plants that have seeds with 2 cotyledons are called dicotyledons or dicots. Maize has a single thin cotyledon. प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन्स और मोनोकॉट्स। इसका मतलब क्या है, आप चिकपी के सीड देखिए, इसमें 2 कॉटिलिडन्स हैं, 1 2। कॉटिलिडन्स मतलब कवर जैसा, एक आपको कवर जैसा कॉट जैसा दिख रहा है, सो उसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन। इसमें 2 हैं, तो 2 जिसमें हो उसे हम बोलते हैं डाइकोटिलिडन या फिर डाइकॉट। नीचे मेज के सीड में आप देखेंगे तो आपको एक ही कॉट दिख रहा है ना, इसीलिए इसको मोनोकोटिलिडन या मोनोकॉट कहते हैं। जितने भी सीड जिसमें 2 कॉट हो डाइकोटिलिडन या डाइकॉट और एक हो तो मोनोकोटिलिडन
कोटिलिडन या मोनोकोट, ठीक है। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग्स लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कोटिलिडन इन सीड्स ऑफ अ प्लांट। अब आपको सीड्स में, लीफ में और रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं या क्या रिलेशन दिखता है किसी प्लांट के। तो एक ये रूल जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि डाइकोट जो प्लांट्स हैं, मतलब जिनके सीड्स में 2 कोटिलिडन होते हैं, उनके लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और रूट टैप रूट होती है। ऐसे ही मोनोकोट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है लीफ में और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो ये आप अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। You have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. तो अभी तक हमने सीड्स, रूट्स और लीव्स के बेसिस पे प्लांट की ग्रुपिंग सीखी और रिलेशन भी देखा इनके बीच का। अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो हियर इज हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What features can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basic for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. So plants की तरह ही animals में भी बहुत varieties हैं। हमने पहले भी डिवीजन किया है कि कौन से एनिमल पेड़ पे रहते हैं, कौन से पानी में रहते हैं, कौन से दोनों जगह रहते हैं, जिसमें हमने फ्रॉग का एग्जांपल देखा था लास्ट वीडियो में, है ना। सो इस तरीके से हम कर चुके हैं, लेकिन और डिटेल में हम इसको समझते हैं कि एनिमल्स की ग्रुपिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस फाइंड आउट। You have recorded the movements of few animals in table 2.2. You may have also observed how other animals move from one place to another. Let us now think about the types of movements in animal. A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on variety of animals. Which body parts are used by animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. तो अब आपको यहाँ एक इमेज दी गई है, इनमें जो एनिमल्स हैं या इसके एक्स्ट्रा भी आप कोई एनिमल्स इस टेबल में जो नेक्स्ट पेज पे आने वाला है ऐड करेंगे और बताएंगे कि वो मूव कैसे करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का वो यूज करते हैं। सो लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, नेम द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। सो ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, इसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एनिमल्स, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर द मूवमेंट दिया गया है। एक एक करके देखते हैं। पहला है एंट यानी चींटी, ये वॉक करती है और ये लेग्स का यूज करती है। गोट यानी बकरी, ये वॉक और जंप करती है और ये लेग्स का यूज करती है। पिजन यानी कि कबूतर, ये वॉक भी करते हैं तो आप वॉक लिख सकते हैं, लेकिन मेनली क्योंकि ये बर्ड है तो फ्लाई करेंगे, तो फ्लाइज और क्या यूज करते हैं, विंग्स यानी पंख का यूज करते हैं। फिर मक्खी यानी हाउस फ्लाई, ये क्या करती है, वॉक भी करती है और फ्लाई भी करती है। सो वॉक करने के लिए लेग का यूज करती है और उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए विंग्स का यूज करती है, राइट। अब कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फिश, फिश क्या करती है, स्विम करती है यानी तैरती है और उसके लिए फिन्स का यूज करती है। जो पंख जैसे आपको दिख रहे हैं फिश के, उन्हें हम फिन्स कहते हैं। ऐसे ही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली फ्लाई करती है विंग्स का यूज करके यानी पंख का यूज करके। सेवेंथ है फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, ये जंप और हॉप करते हैं, ये लेग्स का यूज करते हैं। फिर लास्ट है काउ, काउ वॉक करती है और ये अपने लेग्स का यूज करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंस क्या क्या है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 2.5? इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, क्रॉल मतलब रेंगना, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। These animals use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs and other parts of the body that help them to move. So हमने देखा कि सभी जानवरों की मूवमेंट अलग है, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करके मूव करते हैं। कोई लेग्स का यूज करता है, कोई विंग्स का यूज करता है ना। Here we have identified animal based on the types of movement and body parts used for the movement. तो हमने मूवमेंट के बेसिस पे यहाँ पर एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया। How can we group animals based on their movement? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other features. Some of these features can also be used to group animals in various ways. So सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि मूवमेंट कैसे कर रहे हैं या कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं, इस बेसिस पे हम एनिमल की कैटेगरी बनाए। एनिमल को हम और भी चीजों के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। सो प्लांट की तरह ही एनिमल की ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डाइवर्सिटी को समझने के लिए। ओके स्टूडेंट्स,